वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलिक्सर गाइडेंस। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल मेंस का जो एग्जाम हुआ है 2022। तारीख कौन सा था? एग्जाम हेल्ड ऑन देखिए नीचे लिखा है 22 मई 22/5/2022 को ये हुआ था। इसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आए थे। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर करेक्ट आंसर की देखेंगे। और ये बाकी एग्जाम्स जो होने वाले हैं, जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स WBCS का एग्जाम्स में भी ये डायरेक्टली बेनिफिट करेगा, क्योंकि WBCS के एग्जाम में भी 25 इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल पैटर्न इसी तरह का ही रहता है। वहाँ पर भी CHSL MTS CGL वगैरह आएगा। और बाकी एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम जिसमें MCQ फॉर्मेट में अगर इंग्लिश आता है उसके लिए जरूर बेनिफिट करेगा वीडियो। चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द गिवन चॉइसेस विल बी द प्रॉपर वर्ड टू फिल द ब्लैंक? ही टोल्ड मी दैट ही डैश वॉचिंग द मूवी। देखो यहाँ पर एक ब्लैंक दिया गया है और यह एक वाक्य है, सेंटेंस है। और गिवन ऑप्शंस में से हमें इस ब्लैंक को फुलफिल करना है, भरना है। और ऑप्शंस को देखकर आपको लग रहा है ये वर्ब से ही भरना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जहाँ जहाँ भी एलिमिनेशन मेथड होगा वहाँ एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे, और जहाँ एग्जैक्ट मालूम है, आसान रहेगा, उसको डायरेक्ट करेंगे। मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा ये क्वेश्चन को जैसे मैं ही एग्जाम दे रहा हूं। तो मेरा क्या अप्रोच रहता है जब मैं एग्जाम देता हूं? तो देखो, ही टोल्ड मी दैट ही डैश वॉचिंग द मूवीज। सबसे पहले ऑप्शंस को एक बार आप नजर दौड़ाओ तो ऑप्शन सी में देखो तो नॉट फिनिश्ड। क्या ये क्या है? ही क्या है? एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नॉट फिनिश्ड ऐसा आएगा? नॉट एक एडवर्ब है, हमेशा आगे तरफ एक हेल्पिंग वर्ब लेगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, व्हाटएवर, तब जाके नोट लगे थे। इसीलिए ये ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो। अब आगे आ जाओ। अब इज फिनिश्ड हो सकता है, ही इज फिनिश्ड, वाज फिनिश्ड भी हो सकता है। लेकिन देखो, ही इज फिनिश्ड वाचिंग मूवी, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि पैसिव फॉर्म हो जाएगा। इज फिनिश्ड और वाज फिनिश्ड पैसिव फॉर्म में है, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर, और डी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे ना आप, ही इसके बाद ये सब्जेक्ट है और वो मूवी देखने का बात कर रहा है ना, तो यानी कि जो एजेंट है, जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वही खुद कुछ काम कर रहा है, यानी कि वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, यानी कि एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, जो कि इस फॉर्म में है, जो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा। ये रहा एक तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखो। दूसरा तरीका क्या है कि देखो, ये एक क्लॉज है, ही टोल्ड मी, उसके बाद दैट के बाद से लेकर यहां तक एक और दूसरा क्लॉज है, दैट क्लॉज, जिसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और यहां से लेकर यहां तक, मी तक, ही टोल्ड मी, ये प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मुख्य क्लॉज है। तो जब भी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में रहेगा और यहाँ पर टोल्ड को देख के सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी टोल्ड को देख के पता चल रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। इसके बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है ना मेरे भाई, वो होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या रहता है? स्ट्रक्चर हेड रहता है, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहता है, जो कि ऑप्शन बी में ही है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। एक और तरीका है इसको ऑप्शन बी की तरफ ही करेक्ट पता करने का। अगर आप लोगों ने नरेशन चेंज सीखा है मेरे भाई, तो आपको मालूम होगा ही टोल्ड मी दैट ही डैश वाचिंग द मूवी, ये पूरा वाक्य ना इनडायरेक्ट स्पीच में है, नरेशन का। और इनडायरेक्ट स्पीच में जब टोल्ड सेड टू के बदले में टोल्ड हो गया है, कोमा इन्वर्ट कोमा के बदले में दैट आ गया है, तो इसके बाद जब भी रहेगा ना, टोल्ड लगा रहेगा, तो इसके बाद जब भी कोई भी वर्ब आने वाला होगा ना, तो वो जनरली अगर गिवन ऑप्शंस में से देखेंगे तो पास्ट को ही फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इस ऑप्शंस में से पास्ट टेंस ये है। अच्छा, वाज भी है, लेकिन यहां पर वही किस्सा है कि वाज फिनिश्ड इनकरेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा यहां पर, तो बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो, जिधर भी आप देख लो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर 3 दिखा रहा है एग्जैक्टली हमारा, तो यहाँ पर 2 होगा क्योंकि रियल क्वेश्चन में 3 था। फिर से वही, यहाँ पर एक ब्लैंक है, इस जगह में क्या आएगा? गिवन ऑप्शंस को देख के आपको पता करना है। और गिवन ऑप्शंस में देखो, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट ऑफ, पुट ऑफ है, ये सारा एक फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब कहने का मतलब कोई मेन वर्ब के साथ में कोई प्रेपोजिशन एडवर्ब लग के एक नया वर्ब का निर्माण करना। जैसे कि पुट का मतलब तो होता है रखना, लेकिन पुट ऑन का मतलब एक्चुअली होता है पहनना, जैसे कोई कपड़ा पहनना, यानी कि वेयर। उसी तरह से पुट ऑफ का मतलब होता है होल्ड बैक बोल सकते हैं, या फिर समझ लो पोस्टपोन, या डेफर भी कहा जा सकता है इसको, है ना? डेफर भी DEFER होता है। और पुट आउट का मतलब होता है
बुझाना, एक्सटिंग्विश कह सकते हैं, और पुट अवे का मतलब किसी चीज को दूर में रखा ताकि वहां पर कोई पहुंच ना पाए, जैसे बच्चों से दूर रखना कोई सामान को। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। द चेयरमैन इज इल एंड विल हैव टू डैश द मीटिंग फॉर अ डे। चेयरमैन बीमार है, बीमार होने की वजह से हम लोगों को क्या करना होगा, मीटिंग को क्या करना होगा, पहनना होगा, या फिर पोस्टपोन करना होगा, या बुझाना होगा, या दूर रखना होगा। ऑब्वियसली पोस्टपोन करना होगा, यानी डेफर करना होगा, यानी पुट ऑफ करना होगा, यानी कुछ समय के लिए टाल देना होगा। पोस्टपोन माने टाल देना, तो इसलिए ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर थोड़ा सा आपको वोकैबुलरी सेक्शन याद होना पड़ेगा कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ प्लॉजिबल। प्लॉजिबल वर्ड का ऑपोजिट क्या होगा। प्लॉजिबल का अर्थ होता है कोई सत्यवादी जैसा, सच्चा या प्रशंसनीय, क्रेडिबल हो, जो यानी कि विश्वसनीय हो। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, और ऑप्शंस को देख कर आपको क्या लग रहा है, यहां पर यही भर ऑप्शन है बिलीवेबल, ये थोड़ा सा अलग है। बाकी तो आप प्लॉजिबल से ही बना है, आगे तरफ क्या लग के, एग्जैक्टली आगे तरफ हम लोग का प्रीफिक्स लग के बना है। प्लॉजिबल, प्लॉजिबल सभी में, यहाँ पर इन, यहाँ पर इम, यहाँ पर डिस, और ये बिलीवल तो अलग है। क्या बिलीवल आंसर हो सकता है, तो प्लॉजिबल का मतलब मैंने क्या बताया, विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके, यानी कि जो सच्चा हो, प्रशंसनीय हो। तो ये तो एक तरह से बिलीवल मतलब भी तो विश्वास करना ही होगी, तो सिनोनिम हो गया ना, तो ये तो आंसर कभी नहीं होगा। देखो ऑपोजिट क्या होता है, आई एम लगा के बनाया जाता है इसका ऑपोजिट, आई एम प्रीफिक्स काम करता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा, जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, प्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या करें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स इन इटैलिक हैव बीन जम्बल्ड अप। यानी कि यहां पर जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ पार्ट सेंटेंस का इटालिक है और वह जंबल में रखा गया है। जो पार्ट इटालिक है उसको जंबल में रखा गया है। जैसे कि इटालिक कहने का मतलब जो टेढ़ा करके लिखा गया, जैसे कि सम रूल्स आर एज बिजनेस दे सीम ऑलमोस्ट, ये सारे इटालिक है। इन लाइफ इटालिक नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज दिस पार्ट्स, हम लोग को इसको रीअरेंज करना है। विच आर लेबल्ड पी क्यू आर एंड एस टू प्रोड्यूस द करेक्ट सेंटेंस। यानी कि ये देखो, जैसे इस पार्ट का नाम दिया है पी, इस पार्ट का नाम दिया है क्यू, उसी तरह इस पार्ट का नाम दिया है आर और इसका टी दिया है। तो ये पी क्यू आर एस को सजाना है हमें, और तब जाके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन ये जो है ना, इन लाइफ, ये सेंटेंस का बिल्कुल स्टार्टिंग में ही रहेगा, शुरुआत में रहेगा, क्योंकि यहां पर कोई इटालिक नहीं है और यहां पर कोई लेबल भी पी क्यू आर एस जैसा नहीं लगाया गया है। तो इन लाइफ जैसे का तैसे शुरू में बना रहेगा। अब इन लाइफ के बाद कौन सा पार्ट आएगा, इस तरह से सजाते हम लोग को जाना है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। तो देखो ऑप्शन में दो ऑप्शन है जो आर से शुरू हुआ है और दो ऑप्शन क्यू से शुरू हुआ है। इसका मतलब तो तय है, आर वाला कौन है भाई, ये रहा आर वाला, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आर वाला पार्ट है, और क्यू वाला पार्ट है एज बिजनेस, ये वाला। यानी कि इन लाइफ के बाद एज बिजनेस आएगा, या फिर दे सीम ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव, ये आएगा, दो में से कोई एक आएगा। उसके बाद बाकी पी और एस जब भी आएंगे चलेगा। देखो मेरे भाई, लर्न्ड ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। वर्ब का सेकंड फॉर्म भी कह सकते हैं या थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं अभी, क्योंकि आगे तरफ अगर सेकंड फॉर्म हुआ, आगे तरफ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म हुआ तो कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो ये लर्न्ड ये वर्ब है, और वर्ब हमेशा किसी सब्जेक्ट के बाद में ही आएगा अगर वो असर्टिव सेंटेंस है, मतलब इंट्रोगेटिव अगर नहीं है तो यहाँ तो फुल स्टॉप लगा है, लास्ट में फुल स्टॉप भी आना है, क्वेश्चन मार्क तो आना ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए ये तो असर्टिव है, यानी कि इसके आगे तरफ कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना मेरे भाई, तो सब्जेक्ट इसके आगे क्या हो सकता है, सम रूल्स आर, क्या ये हो सकता है, एज बिजनेस क्या ये हो सकता है, दे सीम ऑलमोस्ट इंस्ट्रक्टिव क्या ये हो सकता है, होने को तो हो सकता है, लेकिन हम लोग चेक कर रहे हैं सी को। तो क्यों के बाद क्या एस आएगा, नहीं, एस से पहले कोई सब्जेक्ट आना चाहिए। तो एज बिजनेस सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि एज से शुरू हो गया है, एज बिजनेस इस तरह से नहीं आएगा, सब्जेक्ट के लिए कुछ और आना चाहिए। तो इसीलिए ये ऑप्शन तो गलत है, ये हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग डी को चेक करते हैं, क्यों है शुरू में, यानी कि इन लाइफ एज बिजनेस, उसके बाद पी लगा है, यानी कि देखो यहां पर अगर देखो आर एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में देखो ये मेन वर्ब V3, यानी कि ये है, मान के चले तो यहां पर देखो ये सब्जेक्ट जैसा भी काम करेगा, सम रूल, तो सम रूल्स आर लर्न्ड सो अर्ली दैट, तो ये एक मिल भी रहा है, यानी कि क्यों के बाद क्या आएगा, क्यों के बाद पी, उसके बाद एस आना चाहिए। तो देखो क्यों के बाद पी है और एस है और अंत में आर बच भी गया, तो यही है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 पे देखो, वही क्वेश्चन है सेम, इससे पहले हम लोगों ने जो किया, तो मैं डायरेक्शन को नहीं पढ़ रहा हूं। यहां पर ये जो वाला हिस्सा है
द कंसेप्ट ऑफ डेथ, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये अनचेंज रहेगा। इटैलिक वाला जो PQRS लेवल लगा है इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे। ऑप्शन को देख के क्या लग रहा है कि सवाल या तो S से शुरू होगा या Q से शुरू होगा हमारा, है ना। तो कंसेप्ट ऑफ डेथ के बाद या तो ये वाला पार्ट आएगा या फिर ये वाला पार्ट आएगा। देखते हैं हम लोग क्या आएगा। द कंसेप्ट ऑफ डेथ that it has been reduced as an inevitability is so ancient to a cliche। इसका प्रोनाउंसिएशन क्लीशे है मेरे दोस्त। यहां पर देखो, अगर ये जो एक दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं एक्सेंटेड साइन, यानी कि जैसे रिज्यूमे में भी लिखा रहता है, कोई कोई रिज्यूम पढ़ता है, रिज्यूमे होता है बायोडाटा वाला, इसी तरह इसका क्लीशे, जिसका मतलब होता है बिल्कुल साधारण, घिसा पिटा, बिल्कुल कॉमन। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोगों ने पढ़ते वक्त ध्यान दिया होगा, यहाँ पर दैट लगा है, यहाँ पर सो लगा है, तो आप लोगों को याद होगा इंग्लिश ग्रामर में सो डॉट डॉट देन दैट ये होता है। जैसे आई केम हियर सो दैट आई कुड टीच यू, मैं यहाँ आया ताकि मैं तुम लोगों को पढ़ा पाऊँ, तो सो डॉट डॉट दैट होता है। यानी कि इस वाला पार्ट में जो आर वाला पार्ट है जहाँ सो लगा है वो पी वाला पार्ट से पहले आना चाहिए, यानी कि आर के बाद में ही कहीं पी आना चाहिए। तुरंत बाद आएगा ये जरूरी नहीं हो सकता, बीच में कोई आए या ना आए, लेकिन आर के पहले पी नहीं आएगा। तो जिस ऑप्शन में आर के पहले पी है उसको एलिमिनेट करो। यहाँ पर देखो एलिमिनेट कर दो इसको। उसके बाद में यहाँ पर भी देखो आर के पहले पी आया है, एलिमिनेट कर दो उसको। अब आंसर हमारा बी या डी में है कंफर्म। अब हम लोग चेक करना चाहते हैं कि चलो डी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो कंसेप्ट ऑफ डेथ के बाद में क्यों आया है, तो एज एन इनएविटेबिलिटी ये आएगा। इनएविटेबिलिटी अवांछनीयता को कहते हैं, जिसको बिल्कुल अवॉइड ना किया जा सके, इनएविटेबिलिटी। द कंसेप्ट ऑफ डेथ एज एन इनएविटेबिलिटी, यानी कि जो मृत्यु का अवधारणा वो क्या है, अवांछनीयता है। अवांछनीयता के रूप में बिल्कुल मिल भी रहा है, मृत्यु से तो कोई बच नहीं सकता। उसके बाद में क्यों के बाद में देखो क्या आया है, आर। तो यहां देखो द कंसेप्ट ऑफ डेथ एज एन इनएविटेबिलिटी इज सो एंशिएंट दैट इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू ए क्लिच। रिड्यूस्ड किस में रिड्यूस हो गया, टू ए क्लिशे। क्लिशे करने का मतलब वही बिल्कुल कॉमन बात, तो बिल्कुल मिल गया। तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग पढ़ के मिलाओ, फिर से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमसे फाइंड आउट करना है गिवन ऑप्शंस में से। बुक्के सभी में बुक्के लिखा गया, इसका प्रोनाउंसिएशन बुक्के होता है मेरे भाई, जिसका मतलब होता है गुलदस्ता, फूलों का गुच्छा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, BOUQUET, ये होता है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, गुलदस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिनोनिम खोज रहा है सीज वर्ड का। सीज का मतलब होता है रुकावट, रुक जाना, पॉज। तो गिवन ऑप्शंस में देखो रुकावट या रुकना के लिए कौन सा मीनिंग है, तो ऑप्शन डी को साफ साफ दिख रहा है, स्टॉप। जैसे कि सीज फायर बोलते हैं ना, यानी युद्ध विराम, तो स्टॉप इसका मतलब होता है सिनोनिम। सिनोनिम कहने का मतलब पर्यायवाची, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड। इससे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है गिवन ऑप्शंस वाले वर्ड में से, तो पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए सीजर्स। सीजर्स में हमेशा एस आता है और डबल एस आता है, एस से ही शुरू होता है, जिसका मतलब होता है कैंची। और ये प्लुरल में एस में ही हमेशा रहता है, क्योंकि कैंची का दो हिस्सा रहता है, इसीलिए इसको प्लुरल कहते हैं। जैसे ट्राउजर्स, क्योंकि पायजामा या पैंट जो हम लोग पहनते हैं तो दो पाउंड लगाने वाला तो प्लुरल हो जाता है। अगर कहीं पर एस नहीं लगा है मेरे भाई तो वो वर्ब होगा सीजर, यानी कि कैंची से काटना, जिसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एरर है या एरर नहीं है, यानी गलती है ग्रामेटिकली या नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना है। राम इज सीनियर टू श्याम इन स्कूल, बिल्कुल सही सेंटेंस है, तो यहां पर नो एरर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर, एक्सटेरियर, इंटेरियर, ये सब लैटिन से बोरो किया हुआ इंग्लिश में शब्द है मेरे भाई, घुसपैठ किया इंग्लिश में। और इन लोगों का अंत में हमेशा देखोगे IOR जनरली लगा रहता है। इन लोगों का खास चीज क्या है ऐसे शब्दों का, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटेरियर, ये शब्द हमेशा मैंने पहले से ही कंपेरेटिव डिग्री में रहते हैं। और कंपेरेटिव डिग्री में जनरली हम लोग THAN का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये खास शब्द है, इसके लिए टू का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रेफर भी उन्हीं में से जैसा है, लेकिन वहां पर IOR नहीं लगता है। खैर, और वो कंपेरेटिव भी नहीं है एक तरह से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कोई गलती नहीं। फिर से वही गलती ढूंढना है हम लोग को, एरर है या नहीं है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, अगर बारिश होगी तो हम क्या करेंगे। तो देखो दरअसल यहां पर ना सेंटेंस, ये सेंटेंस है सपोजिशनल नहीं बल्कि कंडीशनल वाक्य है ये। और कंडीशनल वाक्य में सेंटेंस देखो कैसा रहता है, इफ से शुरू रहता है, ठीक है। उसके बाद में जो पहला सेंटेंस रहता है, पहला क्लॉज रहता है वो प्रेजेंट सिंपल में रहता है, और दूसरा क्लॉज रहता है फ्यूचर सिंपल में, जो कि यहाँ पर है, यानी कि यहाँ तो बिल्कुल सही है दोनों। और उसके पहले इफ से रहता है।
अगर इफ ना रहे तो सपोजिंग भी रह सकता है, लेकिन दोनों ही एक साथ नहीं रहेगा, क्योंकि इफ और सपोजिंग दोनों कंडीशन को दर्शा रहा है। जैसे कि यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इफ यू कम आई शेल टीच यू, तो एक प्रेजेंट सिंपल में और एक फ्यूचर सिंपल में रहता है। तो यहां पर ना सपोजिंग और इफ दोनों ही एक साथ नहीं आना चाहिए, या तो सपोजिंग आ जाए या फिर इफ आ जाए। तो इसीलिए आंसर हमारा ए मिलेगा, क्योंकि यहां एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। कहां पर गलती है ये फाइंड आउट करना है। देखो गलती ना यहां पर है, इस हिम के जगह दरअसल ही होना चाहिए, क्योंकि इट वॉज हिम ये इंट्रोडक्टरी इट है, जैसे इंट्रोडक्टरी देयर भी होता है, इम्पर्सनल, एक्चुअली इम्पर्सनल इंट्रोडक्टरी दोनों बोल देता है। तो ही यहां पर हिम होना चाहिए। दरअसल यहां पर नोमिनेटिव केस का शब्द होना चाहिए जो सब्जेक्ट में व्यवहार होता है, क्योंकि हु क्लोज के पहले जो वर्ड आता है ना, जो प्रोनाउन, वो नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता है जनरली, और हुम ऑब्जेक्ट के लिए आता है, तो तब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इट वाज ही होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहीं पर मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से वही जंबल्ड वाला, जो PQRS वाला। तो टुडे तो फिक्स है, टुडे को चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद से देखो अरेंज करना होगा। ऑप्शंस को देख के क्या लग रहा है, आर दो जगह है और एस दो जगह है, यानी कि टुडे के बाद या तो ये वाला पार्ट आएगा केरला वाला, या फिर इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम वाला आएगा। सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। टुडे इन द कंट्री ऑफर्स द बेस्ट कनेक्टिविटी बोथ केरला अमंग ऑल द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम एंड डेटा एनालिसिस। देखिए अगर आप यहां ध्यान दे रहे हो मेरे भाई, ऑफर्स ये वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये वर्ब है, क्यों, तो इसके पहले क्या आना चाहिए, कोई सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर ये वर्ब है तो पहले सब्जेक्ट ही आना चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन बन सकता है हमको ये देखना होगा, यानी कि क्यों होगा, तो क्यों से पहले क्या आ सकता है, या पी आएगा, या एस आएगा, या आर आएगा। तो देखो आर का आने का चांस तो बहुत है क्यों से पहले। क्यों, केरला ये सब्जेक्ट बन सकता है, इन द कंट्री ये सब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा, ये फ्रेज। इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम एंड डेटा एनालिसिस ये भी सब्जेक्ट का रूप में काम नहीं करेगा, केरला कर सकता है, तो इसलिए आर आएगा। और बीच में कोई आ सकता है या नहीं आ सकता ये हम लोग नहीं पता, लेकिन क्यों से पहले आर जरूर आएगा। तो जहां पर भी आर क्यों से पहले नहीं आया है उसको आप एलिमिनेट कर दो, जैसे कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। क्यों, यहां पर आर क्यों से क्योंकि बाद में आ गया, हमें आर क्योंकि पहले चाहिए, यानी कि इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो बिल्कुल। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब ये फिक्स हो गया कि हमारा पहला वाला टुडे के बाद आर ही होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में आर है, यानी कि ये वाला पहला होगा, ये बात तो तय हो गया। अब पढ़ के हम लोग जरा देखते हैं। केरला अमंग ऑल स्टेट्स, टुडे आज केरला और अमंग ऑल स्टेट्स, ऑल स्टेट्स सभी राज्य, तो कौन सा देश का राज्य भाई, इन द कंट्री देश के राज्य है ना, केरला अमंग ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री, देश में सभी राज्यों में से केरला। अब मिल रहा है, क्यों के बाद पी आएगा, ये भी मिल गया, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाकी को चेक ना करे तब भी चलेगा। एक और चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, देखो मेरे भाई बोथ लगा है ना, बोथ, बोथ के बाद में जनरली क्या फॉलो होता है अगर आप लोगों को मालूम है, जैसे वहां पर सो के बाद में दैट फॉलो हुआ था ना इससे पहले, बोथ के बाद में एंड फॉलो होता है। तो देखो यहां बोथ लगा है जो क्यों का पार्ट है ना, तो बोथ के बाद एंड आएगा। अब एंड देखो तो कहां यूज हुआ है, यहां किधर गया, यहां यूज हुआ है, यानी क्यों के बाद ना एस को आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन यहां पर देखो है ऑप्शन ए में। इस तरह से कई सारे ग्रामेटिकली हिंट आपको मिलते हैं जो आपको करेक्ट आंसर की तरफ ले जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 यहां दिख रहा है, जो हमारा ऑब्वियसली दूसरा होगा। तो इसमें देखो केशव, फिर से वही वाला सेंटेंस है, लेवल लगाया हुआ, हम लोग को अरेंज करना है। केशव ये चेंज नहीं होगा, ये शुरू में रहेगा सेंटेंस का। PQRS में हमको गिवन ऑप्शंस में से सजा के लिखना है कि कौन सा आएगा, केशव के बाद क्या आएगा। देखो यहाँ पर देखो लेफ्ट है जो वर्ब है, अगर केशव को सब्जेक्ट मान लोगे तो ये लेफ्ट आ सकता है। आफ्टर नहीं आएगा, वर्ब नहीं है। उसके बाद हैड डिसाइडेड, ये भी वर्ब ही है। उसके बाद में और देखो नहीं है। देखो मेरे भाई अगर आप लोगों को मालूम होगा, जनरली डिसाइडेड के बाद ना, डिसाइडेड जब मेन वर्ब का काम करता है, डिसाइड निर्णय लेना करना, उसके बाद ना इन्फिनिटिव विथ टू आता है जो कि यहां पर है, यानी कि आर के बाद में एस आने का चांस है। समझ में आ रहा है, आर के बाद एस आ सकता है। हैड डिसाइडेड टू बिल्ड हिज ओन बोट 9 years अर्लियर, तो यानी कि आर के बाद एस आ सकता है। तो आर के बाद एस आ सकता है, तो जिस ऑप्शन में आर के बाद एस नहीं है उसको आप हटा दो, या आर एस आर से पहले उसको हटा दो, जैसे कि इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करो। क्यों, यहां पर देखो आर एस के बाद आ गया, नहीं एस को बाद में आना चाहिए, आर को पहले है ना, तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दिया।
उसके बाद क्या तुरंत बाद आएगा? हाँ, तुरंत बाद आने से तो सबसे ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि डिसाइडेड टू बिल्ड बिल्कुल मिल भी रहा है। तो एक बार आप इस ऑप्शन में देखो, आर के बाद एस तुरंत आया है, तो एक बार इसको मिला के पढ़ के देखते हैं। केशव had decided to build his own boat 9 years earlier। उसके बाद इसके बाद क्यों आना चाहिए, है ना? आफ्टर 9 years earlier, 9 साल पहले बना लिया। आफ्टर रीडिंग अ सेलिंग मैगजीन लेफ्ट इन एन एरोप्लेन, बिल्कुल मिल गया। पी एकदम अंत में जाएगा, ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी केशव ने डिसाइड किया था खुद से एक बोट बनाने का 9 साल पहले ही, जब वो एरोप्लेन में छूटा हुआ मैगजीन, सेलिंग मैगजीन को पढ़ा था, वहीं से वो ज्ञान पाया था बोट कैसे बनाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इडियम करने का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्लोज ना बने। तो देखो, ही इज अ लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग, तो हार्ड ऑफ हियरिंग ये हमारा इडियम है, जो अंडरलाइन पार्ट है, इसका मीनिंग हमको फाइंड आउट करना है, इसका अर्थ क्या होता है। इनऑडिबल होता है, इनऑडिबल मतलब जिसको सुन नहीं सकते हैं, जैसे कि इज माई वॉइस इनऑडिबल, क्या मेरा वॉइस आपको सुनाई दे रहा है, सुनाने योग्य है कि नहीं है। डेफ, इसका प्रोनाउंसिएशन डेफ होता है, बहुत जन इसको डीफ पढ़ देता है, गलत है। डेफ का मतलब होता है बहरा या सुनने में जिसको लूजिंग ऑफ हियरिंग समझ लो, है ना, सुनने में जिसको तकलीफ होता है। इनसेंसिटिव, असंवेदनशील, डिसइंटरेस्टेड, बिल्कुल इंटरेस्ट ना होना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुनने में बहुत तकलीफ होना, यानी कि मुश्किल से सुनाई देना, यानी कि बहरा एक तरह से, यानी कि जिसको सुनाई बिल्कुल कम देता हो, लिटिल देता हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द गिवन चॉइसेस इज द सिनोनिम ऑफ डेफर। DEFER, डिफर। डिफर का सिनोनिम क्या? इससे पहले मैं बता चुका था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सिनोनिम पूछा है, यानी करेक्ट आंसर पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब होल्ड बैक, यानी कि कुछ समय के लिए टाल देना उसको। इनडिफरेंट अलग होता है, डिफर भी अलग होता है, डिफाई भी अलग होता है, अनसुना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का क्या मतलब होता है? तो एक होता है फ्रेल, FARAIL, फ्रेल इन वीक, क्लास 12 का आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, द हर्मिट वाज फ्रेल इन वीक। फ्रेल का मतलब होता है बिल्कुल बॉडी फिजिकल वीकनेस रहना, यानी कि कमजोर होना, लागर हो जाना बुढ़ापे की वजह से या बीमारी की वजह से, तो उसी को फ्रेल कहते हैं। तो उसी का नाउन फॉर्म है ये फ्रेलिटी, फ्रेल एडजेक्टिव है। तो फ्रेलिटी का क्या है? ऑपोजिट मांग रहा है। ऑपोजिट यानी ऑपोजिट, यानी उल्टा। तो फ्रेलिटी का मतलब क्या हम लोगों ने देखा? दुर्बलता, वीकनेस। तो यानी कि यहां पर देखो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा है जो ऑपोजिट है? ताकतवर, ऑप्शन सी, यानी कि स्ट्रेंथ, ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। फिर से यहां पर ग्रीन आइड बोल के एक अंडरलाइन इडियम है, इसका मीनिंग हमको फाइंड आउट करना है। देखो, सेंटेंस को पढ़ो तो आप अंदाजा लगा लोगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं हेल्प कर रहा हूं। वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। आपको नहीं मालूम ग्रीन आइड का मतलब क्या होता है? हरा आंख वाला दोस्त। अब ये हरा आंख वाला दोस्त का क्या मतलब होता है भाई? तो आप समझ लो कुछ भी। अभी फ्रेंड्स तो समझ गए ना? तो देखो यहां पर हम लोगों को रक्षा करना चाहिए, गार्ड करना चाहिए। इससे किससे गार्ड करना चाहिए? अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स, यानी हरे आंख वाले दोस्तों से हमें खुद को बचाना चाहिए। तो खुद को बचाने का बात हो रहा है, रक्षा करने का बात हो रहा है, किससे? ग्रीन आइड फ्रेंड से, यानी कि हरे रंग वाला दोस्तों से। तो हरा रंग वाला जो दोस्त होगा वो अच्छा होगा या बुरा होगा? अगर वो अच्छा होगा तो उससे रक्षा करने का बात क्यों कहा जाता? यानी कि वो तो कोई बुरा चीज है, मॉन्स्टर जैसा या कुछ भी बुरा चीज है ना। तो गिवन ऑप्शंस में से देखो, बुरा को नेगेटिव मीनिंग रखने वाला, बुरा मीनिंग रखने वाला कौन सा है? पुअर। पुअर फ्रेंड से हमें रक्षा करना चाहिए क्या? नहीं। गरीब आदमी से, गरीब दोस्तों से हमें खुद को बचाना चाहिए, जरूरी तो नहीं है। हैंडसम दोस्तों से तो बचाना चाहिए भी बिल्कुल। एंथुसियास्टिक मतलब होता है बिल्कुल एक्साइटेड, यानी कि उत्साह से भरा हुआ। जिलियस जिसको बोलते हैं, जेड वाला जिलियस। हाँ, और यहां पर देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में है, जिलस। जिलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, बहुत ज्यादा जलन, ईर्ष्या करने वाला। जैसे तुम्हारे उन्नति से जलता हो तुम्हारा दोस्त, तो उसको ग्रीन आइड फ्रेंड बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही इडियम हाई स्पिरिट्स का क्या मतलब होता है? देखो पढ़ लेते हैं। एट अ पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट। अब पार्टी में देखो, कोई पार्टी में आदमी क्या होगा? बिल्कुल मूड में होगा, जोश में होगा, खुश होगा, है ना। तो हाई स्पिरिट का क्या मतलब होता है? बिल्कुल खुशी, जॉयफुल होना, माने फीलिंग ऑफ जॉय। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, चीयरफुल। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। कमिटी में डबल एम, डबल टी और डबल ई भी होता है, तो बिल्कुल आसान पूछ दिया था। कमिटी इसका COMMI डबल टी डबल ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लैंक खाली जगह में क्या आएगा? द सॉल्ट स्प्रे हैज ग्रेजुअली डैश द ब्रिज। गिवन ऑप्शंस में से क्या होगा? अगर आप ऑप्शंस को देखो मेरे भाई, सभी एक दूसरे को सिमिलर मीनिंग रखते हैं। स्पॉइल्ड, डेमोलिश, एरोडेड, रेवेजेस, सभी का मतलब होता है उजाड़ फेंकना, बर्बाद कर देना, स्पॉइल कर देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। अब यहां पर देखते हैं कौन सा वर्ड परफेक्टली मैच करता है इस सिचुएशन में।
बात क्या कह रहा है, द सॉल्ट स्प्रे माने जो नमक का छिड़काव हैज ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे नष्ट कर देगा ब्रिज को। तो धीरे धीरे नष्ट करने का बात कर रहा है, एक ही बार नहीं। जैसे रेवेजेस हुआ या डेमोलिश हुआ, ये सब बिल्कुल अचानक से बर्बाद हो जाता है कोई चीज, तो उनके लिए यूज होता है। धीरे धीरे का बात कर रहा है ना सॉल्ट स्प्रे से। जैसे कोई लोहे में जंग लग गया हो ब्रिज का, तो वो धीरे धीरे क्षय होगा, एरोड होगा, हाँ, कटते जाएगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एरोड का मतलब होता है क्षय होना, एरोडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीज मेडिसिन आर डैश फॉर क्यूरिंग कोल्ड। ये दवाइयां जुकाम के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, इलाज के लिए बिल्कुल क्या है, प्रॉपर है, इफेक्टिव है, कैपेबल है, रियल है। तो इफेक्टिव है, दवाइयों के लिए ऑप्शन बी इफेक्टिव यूज किया जाता है, प्रभावशाली है बोल के, बिल्कुल ताकतवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही एबीसीडी, नहीं बिल्कुल यहाँ पर एरर, नो एरर फाइंड आउट करना है। ये है सेंटेंस हमारा, द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थकमिंग मैच। तो देखो यहाँ पर द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम, अलॉन्ग विथ हिज टीम को देख के आपको ऐसा लग रहा है जैसे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लुरल है। नहीं मेरे भाई, अलॉन्ग विथ जब भी लगा रहेगा ना, तो उसके बाद वाले शब्दों पर फोकस बिल्कुल मत करना, उसके पहले वाले शब्दों पर फोकस करना है। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है द कैप्टन, जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, और यहाँ पर देखो प्लुरल वर्ब लिखा गया है, इसीलिए गलती है हमारा ये पार्ट। ईज के जगह होना चाहिए, आर के जगह होना चाहिए था ईज, करेक्ट है। तो इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा कौन सा पार्ट, आर प्रैक्टिसिंग। तो ऑप्शन डी हमारा गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन द कार्ड्स, ये भी एक इडियम है। ऑन द कार्ड्स का मतलब पूछ रहा है हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स। तो ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है लाइकली टू हैपन, यानी कि संभावित रूप से जो हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सी प्रोबेबल, यानी कि उसका प्रमोशन प्रोबेबल है, संभावना है कि उसको प्रमोशन मिल जाएगा ऑन द कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेमोलिश वर्ड का ऑपोजिट चाहिए। अभी बताया, डेमोलिश का मतलब होता है बर्बाद कर देना, उजाड़ फेंकना, यानी खत्म कर देना, नष्ट करना, यानी कि उजाड़ देना। उजाड़ देना को क्या हो जाएगा, बिल्कुल बनाना, यानी कि ऑप्शन डी बिल्ड। बिल्ड माने क्या होता है, बनाना, निर्माण करना। तो बिल्ड इसका ऑपोजिट है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरीज। अब देखो, गुड के साथ ना दो प्रेपोजिशन जनरली आता है, एक आता है एट, एक आता है इन। अब यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में तो इन नहीं है, इसलिए आंख मूंद के एट को लगा दो। अगर इन दिया रहता ना तो थोड़ा समझना पड़ता, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता। ही इज गुड एट मेकिंग स्टोरीज, तो मैं बता रहा हूं, गुड के साथ एट जनरली हम लोग लगाते हैं जब उसके बाद में वर्ब आता है, कि वर्ब का चौथा फॉर्म में रहता है। जैसे यहाँ पर देखो मेकिंग है, और गुड के साथ इन आता है कोई नाउन के साथ, जैसे कि कोई सब्जेक्ट, जैसे ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, इज गुड इन इंग्लिश। लेकिन एट ज्यादा प्रचलित है, ये लेस कॉमन है इन, ये मैं बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस देखा, बाकी इंग्लिश, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके का भी क्वेश्चंस धीरे धीरे मैं लाऊंगा, टाइम मिले तो। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, एंड प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय।